हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के क्लास पर। तो आज हम लोग दोस्तों क्लास 12th बायो के चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हिंदी में जनन स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे स्कूल में या फिर कहीं पे जो है प्रतिष्ठित जगहों पे ये पूछा जाता है कि विद्यालय में यौन शिक्षा जो है वो होनी चाहिए कि नहीं। विद्यालय पर यौन शिक्षा विद्यालय में दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे कि यौन शिक्षा हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग सेक्स एजुकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को समझते हैं और ऐसी चीज़ों को समझते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना है, आप लोगों को पता है ये क्या है, फीमेल जेनेटेलिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा एसिड, ये फॉलिक एसिड नाम का दवाई है, और ये आपको पता है किट है, प्रेगनेंसी किट। ये कुछ क्या है, दवाइयाँ हैं, पिल्स इसको बोलेंगे, गोलियों को हम लोग पिल्स बोलते हैं। और ये फीमेल को हम लोग इंगित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंबल है। ये आला है और ये कंडोम्स हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये भ्रूण है, भ्रूण में इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इसका जो भ्रूण जिस द्रव में रहता है उस द्रव का नाम होता है दोस्तों एमनियोटिक। एमनियोटिक। बड़ा प्रॉब्लम करता है। इस दोस्तों द्रव का नाम क्या होता है, एमनियोटिक द्रव। इस द्रव को निकालकर हम जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसमें कोई रोग है या नहीं, या फिर उसकी कैसी स्थिति है, क्या है, वो लड़का है या लड़की, इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं। जो कि अब दोस्तों इंडिया में बैन है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, अब जो है ये इंडिया में क्या है, बैन है। पहले लोग एमनियोसिंथेसिस इस विधि को बोलते हैं, जिस विधि से हम उस गर्भ के बच्चे का सारा कुछ पता कर लेते हैं कि उसको कोई रोग है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस चीज़ को जो है हम लोग एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि इंडिया में बैन कर दिया है, क्योंकि लोग पता कर लेते थे लड़का है या लड़की, और अगर लड़की रहती थी तो भ्रूण में ही उसका जो है भ्रूण हत्या करवा दिया जाता था। जो कि दोस्तों ऑफकोर्स बहुत ही ख़राब काम है कि भाई अगर लड़की है तो मार दो, लड़का है तो रहने दो। ये तो बहुत नीच सोच है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको पता चला, ये सारे हमारे ही जीवन के आधार हैं। कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को कभी न कभी जूझना ही पड़ेगा। इसलिए यौन शिक्षा विद्यालय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यौन शिक्षा में न सिर्फ हम देखिए, यौन शिक्षा जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमारे मन में लगता है कि कुछ उल्टा पुल्टा चीज़, जो कि ऑफकोर्स यौन शिक्षा मतलब सेक्स करना थोड़ी ना सिखाया जाता है। यौन शिक्षा का मतलब है कि उसके अंतर्गत आप जो है फीमेल जेनेटेलिया को अच्छे से समझेंगे। आप ये समझेंगे प्रेगनेंसी किस प्रकार होती है, कौन सी प्रेगनेंसी अच्छी होती है, क्या उपाय हैं। आप एमनियोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बैरियर के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, बहुत सारे तरकीब और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये होता है यौन शिक्षा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको बता दें। इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, जनन स्वास्थ्य, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। हम लोग जो है इस एनसीईआरटी के 4th चैप्टर को जो है एनसीईआरटी के ही अनुसार पढ़ेंगे, और मैं हूं आप लोगों के साथ चित्रसेन कुमार सर, जो कि इस चैप्टर को अभी फ़िलहाल प्रस्तुत करने वाला हूं। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी इसका डेफिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, परिभाषा। तो इसका परिभाषा आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो WHO, W का मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड, H का मतलब होता है दोस्तों हेल्थ, और O का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन।
जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं। कौन कौन से पहलू? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक, सभी रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका मतलब वो क्या है? जनन स्वास्थ्य को धारण किया हुआ व्यक्ति है। यानी अगर व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, उसकी नीयत सही है। नीयत भावनात्मक का मतलब वो सही चीज़ सोचता है, किसी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचता है। और व्यवहारिक का मतलब न उसका कोई ऐसा व्यवहार है जो किसी को परेशान करे, और समाज में भी लोग उसे अच्छे दृष्टि से देखते हों, तो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं? जनन रूप से स्वस्थ कहे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भारत में ही दुनिया में सबसे पहले 1951 में एक योजना चली थी जिसका नाम था दोस्तों परिवार नियोजन, जिसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। उस समय भारत में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहा था, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। आपसे पूछा जाएगा परिवार नियोजन योजना क्या है, तो आप कहिएगा भारत में 1951 में चलाई गई एक ऐसी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रित रखना। इसमें बहुत सारे जो हैं कार्य बताए गए थे, जैसे गर्भ निरोधन के बारे में सिखाया जा रहा था। गर्भ निरोधन के बारे में, इसमें दोस्तों गर्भ निरोधन के बारे में, यानी कि कैसे हम जो है इस प्रकार संबंध बनाएं कि जो है बच्चे पैदा ना हो। बच्चे पैदा होने को हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सगर्भता। यानी सगर्भता ना हो, सगर्भता नहीं हो, सगर्भता। तो किस प्रकार जो है हम सगर्भता से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वही हुआ गर्भ निरोधन। साथ ही जनन स्वास्थ्य के बारे में कि किस प्रकार आपको जो है अपने जननांगों की साफ़ सफाई करनी है, उससे संबंधित जो रोग हैं उसके लक्षण अगर हैं तो डॉक्टर से मिलना, ये सारी चीज़ें इस वाले प्रोग्राम में जो है शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही थी ताकि वो क्या है जनन स्वास्थ्य को फॉलो करे। और परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसंख्या का नियंत्रण करना। तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन क्या है, तो आप कहिएगा 1951 ईस्वी में भारत में एक ऐसी योजना का विकास हुआ जिसके द्वारा भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसे ही परिवार नियोजन कार्यक्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य किए गए जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित थे। इसे ही अभी वर्तमान में RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। तो आज जो फैमिली प्लानिंग था उसे ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। दूसरा आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी जनसंख्या को रोकने के लिए वो जो है फैमिली प्लानिंग की अवधारणा भारत में सबसे पहले आई थी। अब इसका कारण क्या है? तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। लोगों का तबीयत खराब होता है तो अब उसको मेडिसिन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मृत्यु दर में दोस्तों कमी आई है, फिर चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो या मातृ मृत्यु दर हो, इसमें क्या हुई है? कमी हुई है, जिस वजह से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब इसके निवारण के लिए, तो निवारण में एक तो आप RCH प्रोग्राम को देखें जिसे पहले क्या कहा जाता था? परिवार नियोजन। दूसरा इसके बहुत सारे तरीके अपनाए गए, बहुत सारी जो है बहुत अलग अलग रूप से जो है नारा लगाया गया, जिसमें हम दो हमारे दो बहुत प्रमुख नारा था। और विवाह की उम्र तय की गई कि लड़कियां 18 साल की और लड़के 21 साल के होंगे तो ही विवाह होगा। यानी दोस्तों बाल विवाह को बंद किया गया, क्योंकि बाल विवाह मान कर चलिए कि बहुत बचपन में ही शादी हो जाता है, तो जब तक लड़की मैच्योर होती थी तब तक वो 3-4 बच्चे की माँ बन चुकी होती थी। तो ये सब गलत था दोस्तों, जिस पर कि ध्यान रखा गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि गर्भ निरोधक
गर्भ निरोधक विधियाँ क्या हैं। देखिए, गर्भ का मतलब तो आप जानते हैं कि स्त्रियां जब गर्भवती होती है यानी उसके गर्भ में अगर बच्चा है तो वो क्या है, गर्भ उसका कहलाता है, यानी उसके गर्भाशय में अगर कोई बच्चा है तो वो उसका गर्भ है। निरोधक का मतलब गर्भ में बच्चा नहीं होने का प्रयास जो है वही गर्भ निरोधक कहलाता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग मेथड्स कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है, गर्भ निरोधक विधियाँ। ये स्लाइड जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, इसको तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों मादा जनन तंत्र है। ये मादा जनन तंत्र है जिसमें ये वाला जो हिस्सा है, एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाता है, योनि कहलाता है, जो कि जनन क्रिया में भाग लेता है। और ये हिस्सा जो है, यही बीच वाला जो हिस्सा, यही दोस्तों गर्भाशय है, जहाँ पे गर्भ पलते हैं। यही दोस्तों क्या है, गर्भाशय है। ये दोस्तों क्या है, तो इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर अंडवाहिनी कहते हैं। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या है, तो इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में मानव जनन वाले अध्याय में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि संभोग के दौरान योनि और गर्भाशय के बीच का जो हिस्सा होता है इसे दोस्तों ग्रीवा कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि योनि जो है मैथुन क्रिया में भाग लेता है, जिसके कारण इसमें शुक्राणु को रिलीज कर दिया जाता है। वही शुक्राणु ग्रीवा होते हुए, गर्भाशय होते हुए कहाँ पहुँचती है, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचती है। और इधर से अंडाणु भी फैलोपियन ट्यूब में पहुँचती है। तो इधर से अंडाणु और इधर से क्या, शुक्राणु, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब के एक हिस्से में मिल जाते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। जब ये यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल जाते हैं तो निषेचन होता है, और यही धीरे धीरे आकर के इस गर्भ में एक संरचना के द्वारा, जिसे अपरा कहते हैं, इसके द्वारा आपस में जुड़ जाती है, और इसके ऊपर जो होता है दोस्तों एक आवरण का निर्माण हो जाता है। अब इस आवरण में बहुत सारे द्रव होते हैं, जिस द्रव में वो गर्भ पल रहा होता है। इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव को इस द्रव को दोस्तों हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए, अगर शुक्राणु और अंडाणु को मिलने न दिया जाए, यानी इस मिलने की क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुरुष स्त्री के साथ संबंध बनाता है, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब जो है यही विधि क्या कहलाती है, गर्भ निरोधक कहलाती है। अब आपको गर्भ निरोधक का मतलब असली में पता चल गया होगा कि गर्भ निरोधक का मतलब क्या है। यानी वो जुगाड़ है कि संबंध भी बनाए और बच्चे भी पैदा ना हो, उसी का जुगाड़ है। तो जिसमें सबसे पहले दोस्तों आता है प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि में क्या है कि अगर स्त्री को, मान लीजिए, इसमें दो तरह की विधि है। मान लीजिए पुरुष इस स्त्री के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन जब उसके शिश्न से वीर्य बाहर आने वाला है, तो उस स्थिति में वो क्या कर लेता है, अपने शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेता है। तो प्राकृतिक विधि में क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक विधि में पहला तरीका क्या है कि संभोग बनाते रहता है,
लेकिन जब क्या होता है वीर्य बाहर आने वाला होता है तो उससे क्या करता है योनि से बाहर निकाल लेता है। इसको दोस्तों बाह्य स्खलन कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन एक प्रकार की प्राकृतिक विधि है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है कि स्त्री का अगर मासिक चक्र चल रहा है तो मासिक चक्र के 10वीं से जो 17वीं दिन होता है, इस दिन में अगर उसके साथ संबंध बनाया जाए तो बच्चा पैदा होने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा होता है। इसलिए अक्सर पुरुषों को जो है 10वीं दिन से पहले या 17वीं दिन के बाद उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों प्राकृतिक विधि है। उसके बाद दोस्तों क्या है तीसरा विधि। तो तीसरा विधि क्या है, अगर मान लीजिए कोई औरत है या फिर किसी की पत्नी है और वो लैक्टेशन का मतलब होता है दोस्तों दूध स्रावन। जब वो बच्चे पैदा करती है पहली बार तो उसे लगभग 6 महीने तक क्या करती है दूध पिलाती है। हाउ मेनी मंथ्स, इट विल बी 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक वो अपने बच्चे को क्या करती है दूध पिलाती है। तो इस दौरान उसके हस्बैंड अगर उसके साथ संभोग करते हैं तो वैसी स्थिति में भी जो है बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं होती है। तो ये 3 ऐसी विधि हैं जो कि प्राकृतिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो है दवाई स्त्रियों को नहीं खिलाया जाता है या पुरुषों को नहीं खिलाया जाता है। तो इस सारे जितने भी विधि हैं ये सारे में से कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसके फेलियर्स के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फेलियर्स का मतलब अब जैसे बाह्य स्खलन हो गया या मासिक चक्र हो गया या फिर लैक्टेशन, तो इन विधियों में फेलियर्स के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यानी हम लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है गर्भ निरोधन। तो कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या किया असुरक्षित यौन संबंध बनाया और उससे क्या हुआ बच्चे पैदा हो गए। तो जो गोल है वो गोल जो है पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद दोस्तों प्राकृतिक विधि के बाद आता है दोस्तों बैरियर विधि, जिसे हम लोग रोधक विधि कहते हैं। अब ये रोधक विधि क्या है, तो रोधक विधि में एक्चुअली में कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। कंडोम प्लास्टिक की बनी इस तरह की एक नली होती है जिसे पुरुष संबंध बनाने से पहले जो है अपने शिश्न में पहनकर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि स्त्रियों के लिए भी आती है। ये स्त्रियों के लिए भी आती है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ ये जो होता है ये सिंगल पर यूज़ के लिए बनाया जाता है, यानी वन टाइम यूज़ के लिए। यानी एक बार इसका उपयोग होने के बाद इसे फेंक देना ही उचित होता है, क्योंकि अगर इसे बार बार यूज़ किया जाए तो इससे जो है यौन संचारित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों ये प्राकृतिक विधि है और ये कौन सी विधि थी रोधक विधि। 2 और विधि के बारे में हम लोग समझते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 विधि देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि के बाद हमने देखा रोधक विधि। अब दोस्तों रोधक विधि के बाद आता है कुछ प्रमुख गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। गोलियां जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है पिल्स। गोलियों को क्या कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, इसे पिल्स कहा जाता है। गोलियों को दोस्तों क्या कहा जाता है पिल्स। इसमें सबसे फेमस जो गोली है उसे दोस्तों कहा जाता है सच्ची सहेली। सच्ची सहेली। जब सच्ची सहेली गोली जो है ये किसके द्वारा खाई जाती है, तो जो है ये दोस्तों महिलाओं के द्वारा खाई जाती है। ये किसके द्वारा खाई जाती है, महिलाओं के द्वारा खाई जाती है। दिस विल बी यूज्ड फॉर फीमेल्स। तो ये महिलाओं के द्वारा दोस्तों खाई जाती है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है
कि ये सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बार खाया जाता है। 7 दिन में दोस्तों एक बार खाया जाता है। अब इसके खाने के बाद क्या होती है, तो देखिए जितनी भी गोलियां होती है उसमें कुछ हार्मोन होते हैं, उस हार्मोन को हम आपको बता देते हैं। उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसके कारण उनके जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय से अंडाणु जो निकल कर किस में आते हैं, अंडवाहिनी में, ये क्रिया रुक जाती है। एक सेकेंड दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार हमने बनाया था अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसी में हम आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए ये अंडाशय है, तो अंडाशय से अंडाणु निकल कर कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो इस अंडाशय से अंडाणु के निकलने की क्रिया को रोका जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि मासिक चक्र को बहुत दिनों तक रोका जा सकता है। किस चक्र को, मासिक चक्र को। और इसको किस प्रकार रोक सकते हैं, तो इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल करके। और दोस्तों इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जितनी भी गोलियां हैं ये सारे हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी ये महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। महिलाओं में ये गोली बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया रोधक विधि के बाद गोलियों का इस्तेमाल। अब इसके बाद दोस्तों आता है सर्जिकल मेथड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा विधि में क्या किया जाता है कि जैसे ये स्त्री है, तो स्त्री के दोनों फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। स्त्री के दोनों ही फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। सिमिलरली पुरुष में भी नसबंदी होता है, उसमें क्या होता है उसको हम लोग आगे फिगर में समझते हैं। पुरुष में भी दोस्तों आप लोगों को पता है कि वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, और ये क्या होते हैं, एक पतली नलिका के द्वारा शिश्न तक पहुंचते हैं। तो पुरुषों में भी इस शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। तो पुरुषों के जो दोनों शुक्रवाहिनी है इसे भी काट दिया जाता है। इस घटना को हम लोग दोस्तों पुरुष नसबंदी कहते हैं। ये दोनों ही विधि क्या थे, सर्जिकल विधि। तो आइए समझते हैं हम लोग जो भी चीज़ अभी पढ़ें। तो हमने देखा दोस्तों गर्भ निरोधक युक्तियाँ। तो गर्भ निरोधक युक्तियों का मतलब हमने देखा क्या होता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी अगर बच्चे पैदा न हो, इसका मतलब हम लोग गर्भ निरोधक युक्तियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों प्राकृतिक विधि है, जिसमें पहला तो है आवधिक संयम, यानी कि मेंस के 10 से 17वें दिन में जो है फीमेल बॉडी के साथ इंटीमेट नहीं होना है। दूसरा है दोस्तों बाह्य स्खलन, और तीसरा हमने दोस्तों आपको क्या बताया, स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव, इसका मतलब हुआ कि जब स्त्रियां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो 6 महीने तक लगभग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से बच्चे पैदा होने का खतरा नहीं होता है। स्तनपान अनार्तव, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, स्तनपान अनार्तव। दूसरा है दोस्तों रोधक विधि, जिसमें कंडोम या डायाफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है। डायाफ्राम भी कंडोम ही हुआ। उसके बाद है दोस्तों कुछ आयोडीज होते हैं कि जो जैसे हमने बनाया था कि इस प्रकार, एक सेकेंड देख लीजिए शॉर्ट में। तो ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय में कुछ ऐसी युक्तियाँ लगाई जाती हैं, कुछ ऐसे जो हैं दोस्तों इस प्रकार के यंत्र लगाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि निषेचन की क्रिया को यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं, जिसमें कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये सारे क्या हैं, ऐसे आयोडीज हैं यानी डिवाइस हैं जो कि गर्भाशय के अंदर लगाकर शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने का काम करते हैं दोस्तों।
इसमें कॉपर टी के बारे में याद रखिएगा। ये जो होता है कॉपर आयन रिलीज़ करता है, जो कि जब संभोग के दौरान शुक्राणु इसे प्राप्त होता है तो ये शुक्राणुओं को क्या करता है, शुक्राणु का भक्षण करता है, उसके क्रियाशीलता को कम करता है। तो ये शुक्राणु का क्या करता है दोस्तों, भक्षण करता है। ये शुक्राणु का क्या करता है दोस्तों, तो भक्षण करता है। उसके बाद हम लोग गर्भ निरोधक गोलियों को देखें, जिसमें सबसे फेमस क्या था, सच्ची सहेली। सच्ची सहेली जो है CDRI लखनऊ में बनाया गया था। ये बात भी याद रखिएगा आप, ये कहाँ बनाया गया था, लखनऊ में। और ये गैर स्टेरॉइड है और ये सप्ताह में एक बार यानी हफ्ता में एक बार लिया जाता है। उसके बाद सर्जिकल विधि भी हम लोग देख लिए। पुरुषों में जो है शुक्रवाहिनी को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वैस्कोटोमी, और महिलाओं में जो डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काटने की क्रिया थी उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक विधि है जिसे MTP कहते हैं। मान लीजिए इतना कुछ करने के बाद भी अगर स्त्री मतलब हम चाहते नहीं थे कि उसके गर्भाशय में जो है भ्रूण का निर्माण हो, लेकिन हाँ असुरक्षित यौन संबंध के वजह से जो है उसके गर्भाशय में क्या आ गया है, भ्रूण का निर्माण हो गया है। उसके गर्भाशय में दोस्तों जो फीमेल पार्टनर है उसके गर्भाशय में गर्भ का निर्माण हो गया है। तो हम इस गर्भ को क्या कर सकते हैं, 3 माह तक, अगर 3 माह तक हमारे पास टाइम है तो 3 माह तक हम इस गर्भ को ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस गर्भ को काट करके बाहर निकाल देते हैं। उसी को दोस्तों हम कहते हैं MTP। इसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या किया जाता है, इससे कह रहा है इसे प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं और भारत में ये 1971 में वैध किया गया। और इसका इस्तेमाल सरकार अक्सर किसके लिए करता है, तो अगर गैंग रेप होता है या फिर रेप होता है तो रेप जैसी सिचुएशन में जो फीमेल है उसको उस नाजायज़ गर्भ से मुक्ति दिलाने का ये क्या है, एक साधन है जिसे MTP कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये 3 महीने यानी 12 सप्ताह के बाद नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में महिलाओं के शरीर से इतना ब्लीडिंग हो सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सुरक्षित कब तक मानी जाती है, 12 सप्ताह यानी 3 मंथ तक। उसके बाद दूसरा है दोस्तों एमनियोसिंटेसिस, जिसे हिंदी में उल्ब भेदन कहते हैं। इसमें भ्रूण के लिंग की जांच के लिए भी दुरुपयोग किया जाता था। इसमें हमने आपको बताया कि जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो जिस द्रव में होते हैं उससे हम लोग दोस्तों एमनियोटिक द्रव कहते हैं। उससे ही इंजेक्शन के द्वारा निकालकर उस भ्रूण यानी बच्चे में कोई आनुवांशिक विकार है या नहीं, या फिर उसके लिंग का पता लगाया जा सकता था। इसका इस्तेमाल इसलिए करना उचित था क्योंकि आनुवांशिक विकार को हम लोग पहचान कर उसे गर्भ में ही ठीक करने के उपाय देख सकते थे। लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल लिंग की जांच के लिए होने लगा और जो मादा भ्रूण हत्या है इसका बहुत सारा केस भारत में आने लगा, तो भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है इंडिया में। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं। दोस्तों ऐसे रोग जो शारीरिक संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं उसे हम लोग यौन संचारित रोग यानी STDs कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, तो जनन अंग में दोस्तों खुजली होने लगता है। जनन अंग का मतलब पुरुष में पेनिस और महिलाओं में योनि, इसी के आसपास के क्षेत्र में एवं इन अंगों में क्या होने लगते हैं, खुजली वगैरह होने लगते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और ये घाव ऐसे होते हैं जो फूटकर पानी के तरह बाहर निकलते रहते हैं। तो यही सारे रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। बाकी ये बहुत ही घातक भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो कहता है संक्रमित व्यक्ति, अगर मान लीजिए यह रोग किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके साथ यौन संपर्क बनाने से ये क्या होते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस, जननिक हर्पिस और एड्स। एक और बीमारी है दोस्तों जिसे हेपेटाइटिस B कहते हैं, जिसे दोस्तों कहते हैं हेपेटाइटिस B।
हेपेटाइटिस बी भी दोस्तों एक प्रकार का क्या है, यौन संचारित रोग है। इसके बचाव के लिए कहता है अनजान व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो क्या किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कंडोम का। इसमें देखिए हेपेटाइटिस बी, जेनेटिक हर्पिस और एचआईवी से कौन सा रोग होता है, एड्स। तो ये एड्स, ये तीनों जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के रोग जो होते हैं वो मानव के लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो हमें इनके बारे में जो है और डिटेल से पढ़ना चाहिए, जिसमें एड्स के बारे में हम लोग और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जो कि है रोग एवं स्वास्थ्य एवं रोग, जिस चैप्टर का नाम है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। इनके सामान्य लक्षण भी हम आपको बता दिए और ठीक करने के उपाय भी यहाँ पे बता रखा है कि भाई अनजान व्यक्तियों के साथ संबंध ना बनाएं, संबंध बनाते समय अक्सर कंडोम का इस्तेमाल करें और अगर आपको शक है कि इस तरह की बीमारी है तो जांच कराएं और विशेष डॉक्टरों के परामर्श पर अपना काम करें। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है ये है बांझपन। कई बार जो दंपतियां होती है यानी मियाँ बीवी होती है वो प्राकृतिक रूप से बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस स्थिति को दोस्तों हम लोग बंध्यता कहते हैं या इसे ही बांझपन कहा जाता है। तो बंध्यता जो होता है इससे मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय लाए गए हैं, जनन सहायक प्रौद्योगिकियाँ, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहला क्या है उपाय, तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कई बार जब फीमेल बॉडी के अंदर जो है निषेचन नहीं हो पाता है तो फीमेल से अंडाणु को निकाल लिया जाता है और मेल से शुक्राणु को निकाल दिया जाता है और बाहर एक परख नली में इस दोनों को मिलाकर निषेचित कर दिया जाता है और फिर निषेचित जो युग्मनज होता है उसे महिलाओं के गर्भ में भेज दिया जाता है। इस विधि से दोस्तों जो बच्चे पैदा होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और ये जो बाहर में यानी कि परख नली में निषेचन हुआ, इसमें कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार है, यदि इसमें दोस्तों 8 से 16 कोशिका है, क्योंकि देखिए जो युग्मनज बनता है उसमें धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। तो यदि मान लीजिए उसमें कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 हो गया तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सीधे गर्भ में महिलाओं के कहाँ पर, उसे दोस्तों महिलाओं के गर्भ में भेज दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर 8 से 16 कोशिकाएं हैं तो इस तरह के जायगोट को कहाँ भेजा जाएगा, महिलाओं के अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जायगोट को फैलोपियन के अंदर क्या करना, ट्रांसफ़र करना, क्या कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है। और गिफ्ट क्या है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है पुरुष के अंदर उतना शुक्राणु नहीं बनता कि वो निषेचन के लिए पर्याप्त हो, तो शुक्राणुओं को इंजेक्शन के द्वारा लेकर फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है ताकि इधर से अंडाणु जो निकले वो शुक्राणु के साथ मिल सके एम्पुला क्षेत्र में। तो उसे दोस्तों हम लोग गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें शुक्राणु को कहाँ भेजा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और तीसरा है दोस्तों ICSI, जिसे इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। यही वो इंजेक्शन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पुरुष के शुक्राणु को कहाँ भेजा जाता है, महिला के फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। तो इन विधियों का इस्तेमाल करके अगर कोई स्त्रियां बंद हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, बच्चे पैदा करने के तरीके बताए जाते हैं, उसमें मदद की जाती है। अब कई बार देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी महंगी है, तो एक सलाह दिया जाता है कि अनाथ आश्रम से कोई बच्चे को गोद ले लें। ऐसे दंपति जो कि प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके लिए वो अच्छी चीज़ है कि वो क्या करें, अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लें। तो इस चैप्टर का दोस्तों संदेश क्या निकलता है, आपने देखा इस चैप्टर में जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी था। इसलिए दोस्तों जो होता है विद्यालय उसमें यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोगों को
जनन से संबंधित सही जानकारी मिल सके, यौन संचारित रोगों को फैलने से बचाया जा सके, जनसंख्या को नियंत्रित रखा जा सके। तो यही इसकी जो है जागरूकता है इस चैप्टर की, ताकि क्या यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सहेली के बारे में आप क्या जानते हैं? सहेली नहीं, सच्ची सहेली। ये क्या होता है? नॉन एस्टेरॉयडल होता है, जो कि हफ्ते में एक बार ली जाती है। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जैसे कि CDRI लखनऊ में बनाया गया था। MTP क्या होता है दोस्तों? MTP का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भारत में कब इसे कानूनी मान्यता मिली? तो 1971 में। तीसरा है दोस्तों कॉपर टी का मुख्य काम क्या है? तो कॉपर टी जो है कॉपर आयन को रिलीज़ करता है, Cu2+ आयन, और ये आयन क्या करता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता को नष्ट करता है, जिससे निषेचन नहीं हो सकती है। तो ये इसका क्या है? काम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस क्या है? पर कानूनी रोक क्यों लगी? क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल किस में किया जा रहा था? मादा भ्रूण हत्या में, इसीलिए इस पर रोक लगी। अब दोस्तों आगे देखिएगा आप, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यौन संचारित रोग यानी STDs क्या है? किन्हीं दो के नाम बताएं। तो वे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। 2 उदाहरण, एड्स और कौन सी? सिफिलिस। और भी उदाहरण है जो कि हमने आपको बता रखा है। उसके बाद है दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो जब शरीर के बाहर यानी इन विट्रो, शरीर के बाहर कहाँ पर? परख नली में। कहाँ पर दोस्तों? परख नली में। पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को मिलाकर निषेचन कराया जाता है, और भ्रूण जो बनता है उसे महिला के पुनः गर्भाशय में भेज दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो बच्चा पैदा होता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी में क्या अंतर है? तो पुरुष नसबंदी में पुरुष का शुक्रवाहिनी काट दिया जाता है, और जो क्या है मादा नसबंदी है इसमें दोस्तों अंडवाहिनी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या कर दिया जाता है? तो काट दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जिफ्ट क्या है? तो बाहर में, शरीर के बाहर निषेचित जायगोट को महिला के फैलोपियन ट्यूब में भेजना जिफ्ट कहलाता है। और गिफ्ट क्या है? तो पुरुष के शुक्राणु को इंजेक्शन के माध्यम से महिला के फैलोपियन ट्यूब में भेजना गिफ्ट कहलाता है। दोनों का पूरा नाम पूछ रहा है तो जिफ्ट क्या होगा? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और गिफ्ट क्या होगा? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं? तो हमने आपको जनसंख्या विस्फोट के कारण बता दिया है। स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जिस वजह से क्या हुआ है? लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और इसको नियंत्रित कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, परिवार नियोजन चलाई गई, और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन आर्ट यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसके बारे में कह रहा है कि इन्हीं 3 की विधियों के बारे में बताएं। तो जितने भी ऐसे तरीके हैं जिन विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके दंपतियों को क्या किया जा सकता है? पुनः संतान की प्राप्ति करवाया जा सकता है, यानी गर्भधारण करवाया जा सकता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आर्ट यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, जिसमें हम लोग परख नली शिशु के बारे में पढ़ा। आप परख नली शिशु का जिक्र कर सकते हो। आप दोस्तों इसी में हम लोग पढ़े थे जिफ्ट और गिफ्ट। तो जिफ्ट और गिफ्ट का दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? जिक्र कर सकते हैं। तो यही 3 विधियों के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक विधियों को, जिसमें हमने प्राकृतिक रोधक, गोलियों और सर्जिकल विधि का इस्तेमाल किया है, तो वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने लिखा लेट्स ब्रेक टेंशन। अगर आपको बायोलॉजी को लेकर टेंशन है तो उसको तोड़िए,
और हमारे इस चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज़ हियर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन वेरी इजी मैनर, बहुत ही आसानी से। और दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया है, मिलन हो गया है इस चैनल के माध्यम से। तो हम लोग मस्त तरीके से पढ़ते हैं और अपने सब्जेक्ट को आसान बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। चलिए, तो इस चैप्टर का होता है दी एंड। आप लोगों के लिए बस मैं एक ही कोर लाइन बोलना चाहूँगा, और वो कोर लाइन क्या है, चित्रसेन सर इज़ हियर सो डोंट वरी डियर। यहाँ पे चित्रसेन सर हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। और ये स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन साबित होने वाला है, जहाँ हम मात्र कुछ ही समय में 1 घंटा 1.5 घंटा या विदिन एन आवर हम लोग जो है किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से खलास करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।